Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज हमारी क्लास नंबर 8 है फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इन क्लासेस को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन क्लासेस को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। As you all know, my name is Mohammad Azam and I am an assistant professor in JJSIP University, New Delhi. And guys, this is my qualification. And guys, one more thing, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं इस चैनल पे आपको क्लासेस हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता रहता हूँ लाइक यूजीसी नेट, और इसके अलावा मैं आपको जॉब अपडेट्स भी आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे और काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड गाइस, आप लोगों के जो कमेंट होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं, जिसकी वजह से मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक बार ब्रीफली गो थ्रू कर लेते हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। आप किसी चीज को मैनेज करना चाहते हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस। अगर आप इन चीजों को मैनेज करना चाहते हो दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जहां पर आप पब्लिक को मैनेज करना चाहते हो, पब्लिक को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चीजें हैं वो मैनेज करना चाहते हैं पब्लिक के लिए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेसिफिकली इट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं पब्लिक के लिए, तो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ताकि जो पब्लिक है उसके लिए उनका वेलफेयर किया जा सके, उनका वेलफेयर हो सके, इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके एग्जांपल क्या है? पब्लिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक के लिए की जाती हैं। सो दैट इज नोन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग याद कर लेना कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आ ही जाएंगे, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। जितने भी प्रिंसिपल है यहाँ पर ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग हैं, चीजों को मैनेजमेंट करने में, चीजों को मैनेज करने में काफी वैल्यूएबल है। तो समझते हैं पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इफ वर्कर्स आर गिवन ए स्पेशलाइज्ड टास्क टू डू दे विल बिकम स्किलफुल एंड मोर एफिशिएंट इन इट दैट इफ दे हैड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ टास्क। मतलब कहने का कि अगर एक हमने अपने एम्प्लॉय को या एक पर्सन को एक सिंगल काम को करने को दे दिया और उसी काम को वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, वो बंदा उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो ज्यादा जो काम है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से किया जा सकेगा इन फ्यूचर। अगर हम उसी पर्सन को 10 काम पकड़ा दें कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो क्या होगा? वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप काम को डिवाइड कर दो और हर एक पर्सन को अपना अपना काम करने दो। देयरफॉर अ प्रोसेस वेयर एवरीवन हैज स्पेशलाइज्ड रोल विल बी एन एफिशिएंट वन। हर कोई काम जो है अपना स्पेशलाइज तरीके से कर पाएगा और जो काम है काफी एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इफ अ मैनेजर इज ट्यून्ड टू वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही विल सर्टेनली बी एन एक्सपर्ट इन हिज पर्टिकुलर जॉब। तो अगर एक ही पर्सन एक ही काम को बार बार करता जाएगा तो डेफिनेटली वो उस काम में क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये पहला प्रिंसिपल था। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी क्या होती है? मींस पावर टू टेक डिसीजन, दैट इज अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। जो भी आपको काम दिया गया उसको आप टाइम पे कंप्लीट कर लें, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट इन नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब। अगर आपने ज्यादा काम करने को दे दिया और अथॉरिटी नहीं दी तो वो काम अच्छी तरीके से नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्सन को काम दे रहे हो करने के लिए तो उसे अथॉरिटी भी दो कि आप डिसीजन ले सकते हो, अपने अपने बेस पे, अपने लेवल पे डिसीजन ले सकते हो इस काम को कंप्लीट करने में। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हो तो उस लेवल की उसको अथॉरिटी देना भी जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है थर्ड, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स सिंसियरिटी, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी यहाँ पर अथॉरिटी होती है उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है अपने एम्प्लॉयज का, या जितने भी आपके लोग अंडर काम कर रहे हैं, तभी वहां पर काम जो है अच्छे तरीके से हो पाएगा। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज दैट सबऑर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स एंड दे ओबे देयर ऑर्डर। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है आपका सुपीरियर तो डेफिनेटली आप उसको ओबे करें, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे और जो गोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का वो कंप्लीट हो पाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। तो जरूरी है डिसिप्लिन का होना, किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड होल्ड्स दैट एन एम्प्लॉय शुड ओनली बी आंसरेबल टू वन पर्सन। ठीक है, एक ही पर्सन के आप आंसरेबल होंगे, मतलब आपको 10 लोगों को जवाब नहीं देना है। अगर किसी एक पर्सन ने आपको काम दिया है करने को तो आप सभी लोग उसी पर्सन को जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि सपोज करो एक कंपनी में 2 मैनेजर है, मैनेजर ए मैनेजर बी। मैनेजर ए ने आपको कोई काम दिया है तो आप उसी को आंसर करेंगे, ना कि मैनेजर बी को। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। इट इज यूज्ड इन मैनी हिरेकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिलिट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कॉर्पोरेशंस। ऐसी होता है, मिलिट्री में भी ऐसी होता है। जो आपके कर्नल होते हैं, फिर जो भी आपके वहां पर आपको रेगुलेट करते हैं, जो भी बटालियन होती है उसका एक ही पर्सन होता है जो उन सभी को ऑर्डर दे रहा होता है। ठीक है, तो सभी लोग उसी पर्सन के आंसरेबल होते हैं। तो इस चीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 लोगों के ऑर्डर आप लोग फुलफिल नहीं कर सकते हैं और फर्दर वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक सिंगल पर्सन को ही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन हेड वन प्लान। एक प्लान होना चाहिए, उसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरफ डायरेक्शन होनी चाहिए सभी की। Whoever is engaged in same activity should have a unified goal. This means all the person working in a company should have one goal and motive which will make the work easier and achieve the set goal easily. ठीक है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का एक ही गोल होना चाहिए। लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कंपनी का गोल। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सभी का हाथ होगा। आई मीन जितने भी इंप्लॉयज हैं सभी का एक ही गोल है कि ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है हमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए। आई मीन एक जो गोल है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का, जितने भी उसके अंडर काम कर रहे हैं सभी का एक ही काम होना चाहिए। आई मीन सभी का एक ही बेस होना चाहिए कि हमें इस चीज को अचीव करना है, एक सिंगल गोल को हमें अचीव करना है मिलके। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट जनरल इंटरेस्ट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट क्या है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का इंटरेस्ट है। ठीक है, वो ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर विद इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो कम सुपीरियर है। The manager must try to achieve the organizational objective in such a manner that the individual objectives are also achieved. तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर कोई मैनेजर है वो अपना इंडिविजुअल गोल लेके चलता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनी की सेल ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, तो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो मैनेजर को इस तरीके से काम करना चाहिए कि पहले हम ध्यान दें कि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा करा सकें, देन उसके बाद हमारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा, है ना। तो जो अगर आप मेन गोल पे फोकस करेंगे तो आपका जो अपना गोल है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। सो दैट वाज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो आप अपने इंटरेस्ट को कंपनी यानी गवर्नमेंट के जो भी आप अंडर काम कर रहे हो उसके साथ अपने इंटरेस्ट को मिला के चल रहा है, और जो आपका अपना गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा बाय अचीविंग द जनरल गोल या जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। Remuneration can be monetary or non-monetary. However, it should be according to an individual's effort they have made. Remuneration होना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो फर्दर हमें तभी मोटिवेशन मिलती है जब हमें टाइम से सैलरी मिल जाए। ठीक है, और फर्दर अगर हमने ज्यादा मेहनत करी तो हमें रेम्यूनरेशन फर्दर मिल जाए, लाइक बोनस मिल जाए, तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अपने वर्कर को या जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आपको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन देना बहुत जरूरी है। नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं, लाइक आपने उनको फ्लैट दे दिया रहने के लिए, ठीक है, रेंट पे आप उनका रेंट पे कर देते हो, तो ये इस तरीके से नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन हो जाएगा। सपोज करो आपने उन्हें कार गिफ्ट कर दी, ठीक है, तो कैश नहीं दिया, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, बट अदर गिफ्ट वगैरह दे दिया आपने,
तो इससे क्या होता है, फर्दर मोटिवेशन मिलती है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है कंपनी का, वो उसे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एकदम टॉप पे जो डिसीजन मेकिंग है उसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज सेंट्रलाइजेशन। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन एट द टॉप लेवल। जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो कहाँ पे होती है, वो टॉप लेवल पे होती है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। Okay, next one is scalar chain. That is ninth principle. Scalar chain is a chain of all superiors from the top management to the person working in the lowest rank. हमेशा चैन होती है, एक हिराकी होती है जिसको फॉलो करते हुए कंपनी में या किसी भी एजेंसी में काम होते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एनी इंफॉर्मेशन शुड फॉलो अ प्री डिफाइंड पाथ विच इज फ्रॉम द सुपीरियर टू द वन इन लोवेस्ट पोजिशन टू अवॉइड एनी एम्बिजिटी। तो यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को अपने सुपीरियर तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक पाथ होता है, उस पाथ को फॉलो करते हुए हम वहां तक चीजों को पहुंचा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जाना होता है। सपोज को आपको कोई कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन पहले आप अपने मैनेजर को करेंगे, वो मैनेजर जनरल मैनेजर को करेगा और जनरल मैनेजर फर्दर ऑनर को करेगा जो उस बिजनेस का ऑनर है। तो इस तरीके से हियरार्की बनती है कंप्लीट, जिसके थ्रू हम चीजों को मैसेज कन्वे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऑनर के पास नहीं जाते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की हियरार्की होती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, तभी जो आपकी काम है वो स्मूथली रनिंग कर पाते हैं। क्योंकि ऑनर तो जो हायर अथॉरिटी होती है लाइक ऑनर, उसको फर्दर आगे डिसीजन लेने हैं, बिजनेस पॉलिसीज बनानी है। अगर वो आपकी कंप्लेन सुनने के लिए बैठेगा तो फिर हो चुका काम। तो इसके लिए एक ऑर्डर होता है। सपोज करो मैनेजर को आपने कंप्लेन करी तो हो सकता है कि मैनेजर ही आपकी कंप्लेन को सॉल्व कर दे, आगे तक बात ना पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रनिंग है बिजनेस की या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रनिंग स्मूथली होती रहती है। एवरी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, मैसेजेस, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा हैज टू पास through scalar chain, but for the sake of convenience and urgency this path can be cut short and this shortcut is known as gangplank। अगर सपोज करो आपने कोई इमरजेंसी थी, सपोज करो मैनेजर नहीं आया था उस दिन, एब्सेंट था और जनरल मैनेजर भी एब्सेंट था और आपकी कंप्लेन जो है काफी बड़ी कंप्लेन है, आई मीन इससे काफी हार्म हो सकता है, चीजें काफी जो है बिगड़ सकती हैं, तो आप डायरेक्टली उस केस में ऑनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग प्लैंक, ठीक है, जहां पर डायरेक्टली हम ऊपर वाली अथॉरिटी पे पहुंच जाते हैं और वो भी तब होता है जब कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई अर्जेंसी आ जाए अचानक से, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग प्लैंक। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज 10th प्रिंसिपल इज ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड एट अ राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। ये चीज होना बहुत जरूरी है गाइज, क्योंकि जब भी एक राइट पर्सन एक राइट पोस्ट पे बैठता है तभी लोग उसे फॉलो करते हैं और वो डिसीजन मेकिंग जो है उसकी सही होती है। सपोज करो एक पर्सन जो इतना क्वालिफाइड नहीं है उसे आपने एचआर बना दिया या उसे आपने मैनेजर बना दिया, तो हो सकता है कि वो अपने परफॉर्मेंस अच्छे से ना दे सके और उस तरीके के वो काम ना कर सके जिस लेवल की पोस्ट आपने उसे दी हुई है, और लोग उसे फॉलो भी नहीं करेंगे क्योंकि उस तरीके का वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो इस चीज का होना बहुत जरूरी है। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड एट राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एवरी एंटरप्राइज शुड हैव टू डिफरेंट ऑर्डर्स, मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज एंड सोशल ऑर्डर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो सोशल ऑर्डर होते हैं वो ह्यूमन के लिए लिए जाते हैं और जो फिजिकल मटेरियल ऑर्डर होते हैं वो फिजिकल रिसोर्सेज के लिए लिए जाते हैं। सो द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। तो एक इन्वायरमेंट को तभी हम अच्छा बना सकते हैं जब एक राइट प्लेस, एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब पे हम उसको बिठाते हैं और फर्दर उससे काम लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 11th प्रिंसिपल इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। गाइज इसका होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड इक्विटी ऑफ इफ डिवोशन इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय से अच्छे से काम ले सकें तो उनके साथ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस करना बहुत जरूरी है। If it implies that managers should be fair and impartial while dealing with the subordinates, एक जो मैनेजर है वो हर एक एम्प्लॉय से सेम ट्रीटमेंट करे और सभी को इक्वल ट्रीट करे। दे शुड गिव सिमिलर ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक पर्सन को, एक मैनेजर जो है एक पर्सन को गंदे तरीके से ट्रीट करता है तो वो कभी भी उस कंपनी के लिए काम अच्छे से नहीं करेगा, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी उसके लिए। तो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस करना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के साथ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। एक पर्सन, अगर आप अपनी जॉब कर रहे हो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी अच्छे से काम करोगे जब आपकी जॉब सिक्योर, आपको फील होगी कि मेरी जॉब यहाँ पे सिक्योर है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज टू अवॉइड द टाइम, एफर्ट एंड मनी फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट वर्क ऑन
एम्प्लॉय रिटेंशन। तो सपोज अगर आपने जॉब सिक्योरिटी उनको फील नहीं कराई तो हो सकता है कि वो आपके यहाँ पे जॉब छोड़ के चले जाएं। फर्दर आपको नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, चीजों को समझने में टाइम लगता है, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी है वो नहीं रह पाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उन्हें ऐसा फील हो कि जो आप उनकी जॉब है वो यहाँ पर सिक्योर है। Okay, now next principle, that is 13th principle, is initiative. Initiative refers to the first step taken by the employees towards their self motivation. This principle states that employees at all levels should be given freedom to some extent so that they can come forward and use their skills to achieve expected goals. हर एक एम्प्लॉय को एक अप टू सम एक्सटेंट तक उनको फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। जब वो आगे से किसी चीज का इनिशिएशन लेते हैं काम करने का, सपोज करो आपने किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए दिया है और उसमें वो अपने तरीके से उस काम को करना चाहते हैं, तो इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो काम को अपने एफिशिएंट तरीके से, अपने इफेक्टिव तरीके से जल्दी कंप्लीट कर दे, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर आप अपने एम्प्लॉय को एक अप टू सम लेवल तक फ्रीडम देते हैं ताकि वो काम जो है अपने तरीके से कर सके। नेक्स्ट है स्प्लिट डिकॉप्स। गाइज, दिस इज द 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, और लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक एवरी एफर्ट to maintain group cohesion in the organization. It notes that dividing your competition is a clever tactic, but dividing your own team is a serious error. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सब लोग मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो विद इन टाइम अचीव हो जाएगा। जो हम यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, सब लोग देखो अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, और सब लोग जब अपना एफर्ट लगाएंगे तो जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, गोल को हम अचीव कर सकते हैं। कंपटीशन को डिवाइड करना एक क्लेवर टैक्टिक होती है, बट अपनी खुद की टीम को डिवाइड कर देना एक एरर साबित हो सकता है। तो अपनी खुद की टीम को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि टीम मिलकर के ही चीजें अचीव की जा सकती हैं। जो टीम वर्क होता है वो आप विद इन टाइम लिमिट ज्यादा चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिरिट डिकॉप्स, जहां पर एकता में ही बल होता है। ओके, सो गाइस, आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे प्रिंसिपल्स। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, सो गाइस, फर्दर मुझे बताना कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा। सो गाइस, इन नोट्स में हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमने यहाँ पर एमसीक्यूज भी डाल दिए। अराउंड 300 एमसीक्यूज है, 300 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं इसके अंदर, और उनका एक्सप्लेनेशन भी है। 200 एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन है, आई मीन आंसर के नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों इसका आंसर ऐसा है, और फर्दर 100 एमसीक्यूज आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। तो ये कंप्लीट आपका जो सेक्शन बी पार्ट है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सेक्शन बी पार्ट की स्टडी आपकी अच्छे से हो जाएगी। और गाइज, यहाँ पर हम नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपकी हेल्प होती रहे। हम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे एग्जाम तक। आपको कोई क्वेरी है, आप अगर नोट्स ले लेते हैं, नोट्स में कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. Share this video with all AR IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, next class में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।